सबसे पहले तो यति आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बहुत खुशी की बात है कि आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अभी पढ़ाई कर रही हैं और उसी के चलते लास्ट सेमेस्टर में आपको एक बड़ी कंपनी की तरफ से ऑफ़र आया और आप उसमें सेलेक्ट हुई। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं इसके बारे में। मैंने गूगल में ऑफ कैंपस अप्लाई करा था। मैं 7th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। अभी 7th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, अभी 8th सेमेस्टर चालू होगा। और मैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RGP भोपाल की स्टूडेंट हूँ, CSE डिपार्टमेंट। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो ऑफ कैंपस था तो उसमें आपने किस प्रकार से अप्लाई किया और किस प्रकार से आप इसके लिए सिलेक्ट हुई। हमने उनके करियर पोर्टल पे जाके अप्लाई करा था, उसमें रेफरल लेकर। तो वहाँ पे उसके बाद हायरिंग प्रोसेस चालू हुई। उसके बाद रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होती है। अगर HR को आपका प्रोफाइल पसंद आती है, आपका रेज्यूमे पसंद आता है, तो वो आपको मेल करते हैं इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए। फिर इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं आपके, देन उस बेसिस पे प्रोसेस होती है। अगर आप इंटरव्यू सारे क्लियर कर लेंगे, आगे प्रोसेस कंटिन्यू होगी। जैसे मेरे केस में मेरे 3 इंटरव्यूज़ हुए थे। हर एक इंटरव्यू एलिमिनेटरी होता है, अगर आप एक क्लियर करेंगे तभी दूसरे पे जाएंगे। और कुछ लोगों के 4 भी हो सकते हैं। अगर उनको आपके प्रोफाइल में कुछ डाउट होता है तो वो आपके 4 भी इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं। तो बट मेरे केस में 3 ही इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे सेम डे पे सारे। तो ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में जो होते हैं उससे कितना डिफरेंट होता है ऑफ कैंपस। कॉलेज वाले मतलब जो कॉलेज में कंपनीज आती हैं या फिर जो बीच की कंपनीज होती हैं, नॉट प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड जो कंपनीज होती हैं, उन लोगों का फोकस ज़्यादा कोडिंग में नहीं होता, उनका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे भी ज़्यादा फोकस होता है, जैसे कि OS DVMS या कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन सब पे। बट जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनका फोकस हमारा कोडिंग, DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स और मेनली इन सब पे ही होता है। उसके अलावा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत पूछते हैं। और बाकी आपके रेज्यूमे से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये सब चीज़ें। और जिस कंपनी के लिए आप सेलेक्ट हुई हैं वो वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी है गूगल, और उसमें सेलेक्ट होना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होता है। तो यति मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके इंटरव्यू में कौन कौन सी बातों को आपसे पूछा गया और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस किया गया। जो हमारा मतलब इंटरव्यूज़ हुए थे तो सारे इंटरव्यूज़ में कोडिंग के बेसिस पे ही हुआ था। पहले जो होता है, पहला इंटरव्यू जो था वो 60 मिनट्स का था। उसमें 45 मिनट्स उन्होंने कोडिंग पे फोकस किया था और 15 मिनट्स गूगलीनेस राउंड या फिर HR राउंड कह सकते हैं हम उसे। तो जो 45 मिनट्स का इंटरव्यू थे उसमें भी उनका मेन ये था कि वो कोडिंग क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन देंगे, आपको उसका सोल्यूशन बताना है, पहले बोलकर एक्सप्लेन करना है, देन उसका ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना है, फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्राई रन करके बताना है। उसके बाद एक और वो क्वेश्चन पूछेंगे उसी के बेस्ड पे, कि पहला क्वेश्चन के बेसिस पे उसके फॉलो अप पूछेंगे, देन उसके आगे कंटिन्यू। तो कोडिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया इसमें। और उसके अलावा आपसे कुछ सवालात भी पूछे गए होंगे, उसके बारे में बताइए कि वो किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जो 45 मिनट में कोडिंग करवाना था उसी से रिलेटेड सबसे पहले वो सवाल पूछते हैं, मतलब कि आपने वो जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करा है तो वो क्यों यूज़ करा है, किस बेसिस पे यूज़ करा है, वो आपका यूज़ करने के पीछे मकसद क्या था, वो क्यों चूज़ करा, उसके अलावा दूसरा क्यों नहीं करा, सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। और यही वाला आपको क्यों लगता है कि ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होगा, इसके अलावा क्यों नहीं कोई हो सकता है। अगर आप कभी कभी गलत डायरेक्शन में जा रहे होते तो वो आपको हिंट दे के उसको सही भी करवाते हैं क्वेश्चन को, कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, वैसे करना है। और पहले उनको अप्रोच समझानी होती है कि आप सोच क्या रहे हो, और जो भी सोचो उसको पहले एक्सप्लेन करते जाओ कोड लिखने के पहले, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप सोच रहे हो, मतलब ऐसा अचानक से नहीं कि 10 मिनट शांत बैठ के अचानक से जाके आपने कोड लिख दिया। उनको अपनी पूरी थॉट प्रोसेस बताइए और देन कंटिन्यू करिए। आखिरी के 15 मिनट में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि मैं 1-2 एग्जांपल ले सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आपने जो कंपनी में काम करा हो या इंटर्नशिप में काम करा हो, तो उसमें आपके मैनेजर के साथ कैसे बॉन्ड था, या फिर आप कभी मैनेजर ने कोई टास्क दिया हो और आप वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, फिर आपने उन्हें मनाया कैसे, मतलब लाइक आपकी प्रोसेस ज़्यादा बेटर है। या आपके प्रोजेक्ट में कुछ 4 लोग टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं और एक मेंबर ने जाके प्रेजेंटेशन के टाइम पे ज़्यादा क्रेडिट ले लिया, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। तीनों इंटरव्यूज़ में सेम था कि पहला 45 मिनट कोडिंग, 10-15 मिनट गूगलीनेस या HR राउंड। तो ऑफ कैंपस में तकरीबन कितने कैंडिडेट्स होंगे आपके जैसे, जिनको परास्त करके या जिन पर विजय हासिल करके आप यहाँ पर पहुँची हैं। गूगल तो जानी मानी कंपनी है, तो इसमें लगभग लाखों एप्लीकेशन जाती है। उसमें से जैसे हम अज्यूम करते हैं कि 10,000 लोगों ने अप्लाई करा है, उसमें से कुछ लोगों ने रेफरल लेके अप्लाई करा होगा। तो जिन लोगों का रेज्यूमे हाईलाइट हो जाता है, उनका HR को पसंद आता है या उनकी क्राइटेरिया में मैच फुलफिल कर पाता है, जैसे कि उनको ज़्यादा कोडिंग पे फोकस है या डेटा स्ट्रक्चर्स पे फोकस है, अगर उनकी कोडिंग प्रोफाइल्स बेटर है, अगर उन्होंने किसी कॉन्टेस्ट पे जाके अच्छा पार्टिसिपेट करा, उनकी अच्छी रैंकिंग है, या उन्होंने अच्छे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करा है, तो उनका रेज्यूमे हाईलाइट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो उनको प्रेफर करेंगे, ना कि उनको जिनका ये सब चीज़ें नहीं है। या फिर उनको भी प्रेफर कर सकते हैं जिन्होंने प्रीवियस
प्रीवियस इंटर्नशिप भी करी हो, जैसे कि मेरे केस में मैंने भी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप करी हुई थी, गोल्डमैन सैक्स में। तो इसमें ऑलरेडी लाइक ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम पे। तो फिर उस वजह से मुझे लगता है कि मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आप काम कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं और आपको अब ज्वाइनिंग के लिए ऑफ़र भी आ गया है। तो जब आपको ये ऑफ़र मिला तो 54 लाख के पैकेज पर आप जा रही हैं, तो ये पैकेज उन्होंने ऑफ़र किया कि आपसे भी कुछ मशवरा किया? उनका जो एक फिक्स टारगेट रहता है वही वो ऑफर करते हैं, और वो सारे बच्चों के लिए सेम होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी बच्चे को कम, किसी बच्चे को ज़्यादा। हाँ, सीनियर लेवल पे ये हो सकता है कि किसी कैंडिडेट के पास मल्टीपल ऑफर्स होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी कंपनी ही ज्वाइन करे, तो वो कुछ लेवल तक हद तक इंक्रीज डिक्रीज कर लेते हैं, बट फ्रेशर के लिए फिक्स सैलरी होती है। यदि मैं जानना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग की तो बहुत सारी फील्ड हैं, केमिकल भी है, मैकेनिकल भी है, सिविल भी है, और इस समय कंप्यूटर साइंस का भी बोलबाला चल रहा है। हर कोई कंप्यूटर साइंस लेकर इस फील्ड में जॉब लेना चाहता है। आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड वर्तमान में कितनी महत्वपूर्ण है, या फिर उसके द्वार खुले हुए हैं करियर के? ऐसे तो इंजीनियरिंग की सारी फील्ड अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, कि अब अगर कोई भी एक फील्ड नहीं होगी तो वहाँ से आप मतलब वहाँ की कमी आपको महसूस होगी। लेकिन कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है वहाँ पे मतलब आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा इसलिए चल रहा है क्योंकि सारी फील्ड एक मतलब सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन होना चाह रही है। मतलब कोविड के बाद से, जब से कोविड आया या फिर तो उस टाइम के बाद से तो और चीज़ें ऐसा हुआ है कि हम ऑनलाइन चीज़ों पे शिफ्ट हो जाए। पेमेंट से लेके ट्रांजैक्शन से लेके हर चीज़, मतलब मीटिंग्स या फिर कम्युनिकेशन, सारा चीज़ें हम ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। तो सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन, मतलब तो इस चक्कर में कंप्यूटर साइंस को और ज़्यादा वैल्यूएबल मिलता है कि उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर ये सारी जो फील्ड्स हैं आपको वहाँ पे मतलब, या फिर मशीन लर्निंग, एआई, एमएल, मतलब और भी डेटा साइंस, ये सारी जो भी फील्ड है उन सब में आजकल बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वो चल रहा है। मतलब स्टूडेंट्स को ज़्यादा चीज़ें मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। हाँ, तो इस अचीवमेंट पर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जहाँ पर आप अध्ययन कर रही हैं, वहाँ के स्टाफ ने आपको किस प्रकार से सराहा, किस प्रकार से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दिया? हमारे टीचर्स और मतलब यूनिवर्सिटी पूरी बहुत ज़्यादा खुश थी। डायरेक्टर सर, वीसी सर, इन लोगों ने भी मतलब मेरे को शील्ड दे के सम्मानित किया। टीचर्स थे वो थ्रू आउट द सेमेस्टर हमारे मतलब सपोर्ट करते हैं कि मतलब ठीक है, असाइनमेंट से लेके हर चीज़, मतलब स्टूडेंट को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लैब या जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर एंडसेम्स में यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर्स अगर हमको सपोर्ट करेंगे तो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा कि हम और भी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएँ। अगर वो स्ट्रिक्टली अपने ही यूनिवर्सिटी पे फोकस करवाएंगे तो बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि वो वहाँ से यूनिवर्सिटी लेवल से हट के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर पाएँ, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ, या फिर किसी और कॉलेज में जाके अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो इस सब में बहुत ही यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर्स का योगदान रहा है। तो ये अब जॉब हासिल करने के बाद आपका दायित्व क्या रहेगा इस कंपनी से जुड़कर? मेरी जो पोजीशन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, तो उस बेसिस पे मेरे को प्रोजेक्ट, उस बेसिस पे टीम असाइन होगी, और वैसे भी जो भी आपको लोकेशन मिलती है कंपनी की वो उस बेसिस पे मिलती है कि वहाँ पे उनकी कौन सी टीम में वैकेंसी है, कौन सी टीम में वो हायर करना चाहते हैं, और आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो कौन सी टीम से ज़्यादा मैच कर रही है, इंक्लाइन कर रही है। एक लेवल के बाद जब आप सीनियर लेवल पे पहुंच जाते तो फिर जो कैंडिडेट होता है और जो कंपनी होती है वो लोग आपस की टीम में पहले कोऑर्डिनेट कर लेते हैं ज्वाइनिंग करने के पहले ही, कि वो डिस्कस कर पाए कि वो कैंडिडेट उस टीम के लिए परफेक्ट मैच है या नहीं है। बट एज अ फ्रेशर वी हैव टू लर्न एवरीथिंग, लाइक हमको सारी चीज़ें सीखनी होती हैं खुद से ही। स्टार्टिंग में उनको इतना कुछ नहीं रहता कि आप ये वाली टीम ज्वाइन करो या वो वाली, क्योंकि आपको सारी चीज़ें ही सीखनी है, आपके लिए एक बराबर है। उस बेसिस पे मेरे को टीम असाइन होगी और मेरा रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, तो उसके हिसाब से ही काम मिलेंगे। यदि आपको तो अच्छा एक जॉब मिल गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं और लास्ट सेमेस्टर में हैं और इसके लिए जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें कौन कौन सी बातों पर फोकस करना चाहिए? सबसे पहले अगर किसी भी कंपनीज़ के बारे में बच्चों का होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कंपनी कब आई, कब हायरिंग करी और कब प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई, और कुछ बच्चों का हो भी गया। जब सिलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है तब उनको पता चलता है कि अच्छा इसका भी हुआ था। तो ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी है। बट एक तरीका इसका बस ये है कि आप थोड़ा एक्टिव रहें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, मतलब जो और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं व्हाट्सएप, इंस्टा, इन सब के अलावा भी आप लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो सकता है, या यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे, जहाँ पे लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के से रिलेटेड पोस्ट डालते हैं। मेनली लिंक्डइन पे आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी चाहिए, क्योंकि जब आपका रेज्यूमे किसी भी कंपनी में जाता है तो वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं कि लाइक आपने अभी तक क्या काम करे हैं, कहाँ पार्टिसिपेट करा है, कहाँ चीज़ें करी, और आपके ज़्यादा कनेक्शंस होंगे तो उससे ज़्यादा अफेक्ट होता है। एक तरीका
तरीका ये है कि आप लिंक्डइन से अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस भी कंपनी में टारगेट कर रहे हैं, आपकी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड रेज्यूमे को एकदम अप टू डेट रखें। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी में अप्लाई करने के पहले आपको एकदम रेज्यूमे चेंज करना पड़ेगा, ये नहीं है। लेकिन आप जो भी कंपनीज में अप्लाई करें, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में या फिर ऐसी कंपनीज में जिनका फोकस कोडिंग में है, जो भी हैकाथॉन्स हैं या कोडिंग रिलेटेड प्रोफाइल्स हैं, उनको बेटर कर सकते हैं, रेज्यूमे अच्छा कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस को थोड़ा हाईलाइट करें या अच्छे प्रोजेक्ट्स को थोड़ा हाईलाइट करके आप अपने रेज्यूमे को आगे ले जा सकते हैं। और ट्राई करें कि कोई भी कंपनी में अप्लाई करें तो रेफरल ले ले, जिससे उनके कंपनी के एम्प्लॉय अगर आपको रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो थोड़ा अफेक्ट पड़ता है। तो यति जी, हम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप की बातों को सुनकर और लोग भी प्रेरणा लेंगे और वो भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। समय देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपको भी। और बाकी जो भी बच्चे हैं वो लोग रेज्यूमे और पोजीशन ओपनिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल, इन सब पे फोकस करके ये सारे अचीवमेंट्स ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू।